हमारा यूट्यूब चैनल लखन माली। दोस्तों जितने भी रीट के विद्यार्थी हैं सबसे पहले सबको अग्रिम बधाई। दोस्तों अच्छे से तैयारी करें और निश्चित रूप से आपका सपना पूरा होगा। दोस्तों हमने हमारे चैनल पर संस्कृत की शिक्षण विधियों की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। दोस्तों उसी के क्रम में आज हम बताने वाले हैं नाटक शिक्षणम। इससे पहले हमने पद्य शिक्षण आपको बहुत अच्छे से बताया था, आशा करते हैं आपने देख लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं नाटक शिक्षण की, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नाटक शिक्षणम। नाटक शिक्षण में जो भी महत्वपूर्ण रहेगा सारा कुछ इसमें बताया जाएगा। आशा करते हैं कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, इसी में से आपका आ जाएगा, लेकिन आपको पूरा सुनना पड़ेगा। एक्सप्लेन करेंगे हम एक एक चीज़ को। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे आप नाटक शिक्षण जो है उसका हमारा उद्देश्य क्या होता है। तो याद रखना है संस्कार शिक्षणम। यदि आपसे पूछा जाए, प्रश्न आ जाता है कि नाटक शिक्षणस्य उद्देश्यम किम भवति, तो आपका उत्तर होगा संस्कार शिक्षणम, यानी संस्कार शिक्षण हमारा नाटक शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, ये आपका मेन उद्देश्य है। तो एक तो ये याद रखना है आपको। आगे हम बात करते हैं कि नाटक क्या है। तो इसके लिए हमने लिखा है, क्योंकि भाई कई बार यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ स्पष्ट किया है। लिखते हैं कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम। अवस्थानुकृतिर नाट्यम का मतलब होता है अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक है। जैसे कि आपने कभी रामलीला देखी होगी या कोई भी और किसी नाटक का मंचन देखा होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम, दूसरे की अवस्था का हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। दूसरे की कोई भी अवस्था, जैसे कि रावण है, राम है, लक्ष्मण है, इनका रूप हम दूसरे पर आरोपित करके उसको दिखाया जाता है वैसा का वैसा। ठीक है, वैसा दिखाने का हम नाटक करते हैं। ठीक है ना, तो वही हमारा नाटक होता है। तो अवस्था का अनुकरण जो हम करते हैं उसी का नाम नाटक होता है। तो ऐसा इसमें ये परिभाषा हो सकती है आपकी अवस्थानुकृतिर नाट्यम। आगे लिखते हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ है। काव्येषु नाटकम रम्यम अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा हुआ है। और नाटक की परिभाषा हमने बताई अवस्थानुकृतिर नाट्यम। ये धनंजय ने 10 रूपक में लिखा है, इसको धनंजय ने 10 रूपक के अंदर लिखा है। और ये अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, किसका, कालिदास जी का। तो काव्येषु नाटकम रम्यम का मतलब होता है काव्यों में नाटक रमणीय है। ठीक है, सुंदर है। काव्यों के अंदर जितने भी काव्य हैं उन सभी काव्यों में नाटक जो है वो रमणीय है, बहुत ही सुंदर है, ऐसा अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है। ठीक है, यदि प्रश्न आए कि काव्येषु नाटकम रम्यम कुत्र, ठीक है, कहाँ से लिया गया है, कुत्रतः गृहीतः अस्ति, या कहाँ से इसको ग्रहण किया गया है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अवस्थानुकृतिर नाट्यम जो है वो कहाँ से लिया या किससे संबंधित, धनंजय से संबंधित है, 10 रूपक में है ये। आगे बात करते हैं अभिनय के प्रकार की। ठीक है, यहां से भी प्रश्न आपका बन जाता है, क्योंकि हमने इसमें वही चीज लिखी है जहां से आपका प्रश्न बन सकता है। ये आपके रीट के अकॉर्डिंग हमने आपको नोट्स बना के तैयार किए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि जो अभिनय है हमारा, वो अभिनय के 4 प्रकार होते हैं। ये हमारा एग्जाम में सवाल आ चुका है, रीट में ही पूछा गया ये सवाल। तो अभिनय के 4 प्रकार कौन कौन से हैं आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है। एक तो होता है कायिक, एक होता है वाचिक, एक होता है आपका सात्विक, और एक होता है आपका लास्ट आहार्य। क्या होता है, आहार्य। कायिक का मतलब होता है काया से, यानी हम शरीर से जो अंग संचालन करते हैं, समझ रहे हैं बात को, अंग संचालन करना। नाटक में आपने देखा होगा, कभी हाथ इधर करते हैं, कभी ऊपर करते हैं, कभी पैर को आगे ले जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी दौड़ते हैं, ये अंग संचालन है। ये सब के सब कायिक के अंदर आएगा। एक होता है वाचिक। वाचिक में हमारा बोलना होता है, वाणी। तो बोलने में क्या होता है, बोलने के अंदर जैसे कभी कभी हमें एक अलग प्रकार की ध्वनि बोलनी पड़ती है, अलग प्रकार की वाणी बोलनी पड़ती है। किसी किसी में हमें कंपन युक्त वाणी बोलनी पड़ती है, कांपती हुई वाणी बोलनी पड़ती है, कभी डरी हुई, कभी खुशी की, प्रसन्नता वाली, आश्चर्य वाली, अलग अलग प्रकार की, मतलब सीन के हिसाब से अलग अलग हमारी ये वाणी हो जाती है इसमें। तो वाचिक में वाणी आ जाती है। उसके बाद में सात्विक। सात्विक में वाणी और काया दोनों प्लस हो जाती है। ठीक है, वाणी और ये आपकी काया, ठीक है, दोनों की दोनों प्लस हो जाती हैं। और लास्ट में आहार्य। आहार्य का मतलब होता है वेशभूषा आती है इसमें आती है आपकी वेशभूषा, जो भी ड्रेसिंग होती है उसकी, जो भी हमारे कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जो भी हमारे वस्त्र आभूषण वगैरह पहनने के होते हैं, वो सबके सब आहार्य में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अभिनय के 4 प्रकार होते हैं, ध्यान में रख लेना है, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया, आपको हमने बता भी दिया कि भाई क्या है। आगे लिखते हैं कि नाटक शिक्षण की आत्मा अभिनय को कहते हैं। बहुत ही मोस्ट लाइन है ये, प्रश्न बन सकता है कि नाटक शिक्षण से आत्मा भवति। नाटक शिक्षण की आत्मा किसे कहते हैं, भाई अभिनय को कहते हैं, अभिनय। तो आपको याद रख लेना है, अभिनय को नाटक शिक्षण की आत्मा कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-4 लाइन हमने बताई हैं, इनमें से आपके प्रश्न बन जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके लिए जो हम बता रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ हम जो बता रहे हैं आगे आपको बहुत मोस्ट फैक्ट हैं आपके। देखिए यहाँ लिखा है, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने
नाटक के 3 उद्देश्य बताए हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के अंदर उन्होंने टोटल 3 उद्देश्य बताए हैं। कितने उद्देश्य? 3 उद्देश्य। तो यहां से आपको ध्यान में रख लेना है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के कितने उद्देश्य बताए हैं। तो 3 उद्देश्य बताए हैं, ये फिक्स है। कितना? 3 उद्देश्य बताएं और ये फिक्स है। अब क्या बताया? एक तो बताया उन्होंने हितोपदेश जननम, ठीक। दूसरा बताया विश्रांति जननम, तीसरा बताया विनोद जननम। ये 3 उन्होंने बताए, ठीक है। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है, क्योंकि इसमें प्रश्न बन सकता है कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा जो उद्देश्य बताए उनमें से कौन सा नहीं है या नाट्य शास्त्र का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो हितोपदेश जननम, इसका मतलब होता है व्यक्ति समाज के कल्याणार्थ उपदेश देता है, यानी हित के उपदेश देना। हितोपदेश, इसके अंदर हित के उपदेश दिए जाते हैं। तो हमने इसको एक शॉर्ट में लिख दिया कि व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए उपदेश देता है, ठीक है। कल्याण हो समाज का, इस प्रकार के उपदेश देते हैं। दूसरा लिखा है विश्रांति जननम। विश्रांति जननम का मतलब होता है समाज व व्यक्ति को शांति प्रदान करना, यानी समाज को या व्यक्ति, ठीक है, समाज व व्यक्ति को शांति प्रदान करना, इसको कहते हैं विश्रांति जननम। क्यों? जानते हैं कि नाटक देखने से हमें संतुष्ट मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, एक हमारी जो थकान होती है, परेशानी होती है, वो हमारी दूर हो जाती है। आपको पता है रामलीलाएं गाँवों में हुआ करती हैं, तो लोग जो थके हारे आते हैं शाम को घर पहुंचते हैं, रामलीला देखते हैं, उसमें कॉमेडी देखते हैं, अलग अलग प्रकार के अभिनय देखते हैं, तो प्रसन्न हो जाते हैं और वो थकान दूर हो जाती है। तो विश्रांति जननम यानी कि शांति प्रदान करना। आगे है विनोद जननम, व्यक्ति व समाज का मनोरंजन करना। और दूसरा एक हमारा एक लास्ट उद्देश्य है मनोरंजन करना। मनोरंजन तो है ही, आप फिल्म देखते हैं, ठीक है, कोई गाना सुनते हैं, कोई कॉमेडी देखते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, ठीक है, मनोरंजन। तो यही हमारे नाटक शास्त्र में भी है। तो नाट्य शास्त्र के 3 उद्देश्य आपको ध्यान में रखने, हितोपदेश जननम, विश्रांति जननम और विनोद जननम, ठीक। यहां तक हमने जो फैक्ट आपको बताए हैं, यहां से आपका निश्चित प्रश्न तैयार हो जाता है। अब हम आगे आपको बता रहे हैं जो हमारा मेन पॉइंट है, नाटक शिक्षण की विधियां। चलो हम विधियों की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी विधियां हैं। एक एक विधि को हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न इनसे संबंधित आएगा तो वो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, चलिए देखते हैं नाटक शिक्षण विधि है, नाटक शिक्षण की विधियां। देखिए, सबसे पहली विधि की हम बात कर रहे हैं आदर्श नाट्य विधि। सबसे पहली हमारी विधि है आदर्श नाट्य विधि। एक एक विधि को हम एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे आपको, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहली विधि आदर्श नाट्य विधि है, इसको हम आदर्श नाट्य पठन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श नाट्य पठन विधि। अब इसमें क्या होता है, नाम से आपको वैसे समझ में आ गया होगा। आदर्श नाट्य विधि या दूसरा नाम है आदर्श नाट्य पठन विधि, यानी कि इसको आदर्श रूप में नाटक को पढ़ा जाता है। अब कौन पढ़ेगा? टीचर पढ़ेगा भाई, ठीक है। तो हमने लिख भी दिया है, शिक्षक ही नाटक के सारे पात्रों के संवाद को उचित हाव भाव व अंग संचालन द्वारा पढ़ाता है। शिक्षक वाणी द्वारा अभिनय करता है। कहने का मतलब है आदर्श रूप में शिक्षक ही पूरे नाटक को बच्चों के सामने बोल करके पढ़ाता है, समझाता है, अभिनय करके बताता है। कहने का मतलब एक प्रकार से वो एक नाटक की तरह उनको बताता है। जैसे कोई पात्र आ गया, जैसे हम बात करें किसी भी नाटक की, जैसे मान लो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक पढ़ा रहे हैं, तो जिसमें मान लो शकुंतला का कोई पात्र आया तो शकुंतला के पात्र को ही शिक्षक बोलेगा, ठीक है। जैसे मान लो दुष्यंत का कोई पात्र आया तो दुष्यंत के पात्र को ही शिक्षक बोलेगा, उसी की तरह बोलने की कोशिश करेगा, अभिनय भी करके बताएगा, ठीक है। ऐसे तो ये आदर्श नाट्य पठन विधि है, उसको पढ़ करके बताएगा एक प्रकार से अभिनय के साथ में। तो आप समझ गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है। आपको याद रख लेना है कि आदर्श नाट्य विधि, ठीक है, नाटक की विधि हो गई। आगे देखते हैं अगली विधि। अगली विधि है हमारी अभिनय विधि। अभिनय विधि में सिंपल है, इसमें अभिनय किया जाता है। अब अभिनय जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। अभिनय विधि के अंदर अभिनय करवाया जाता है, समझ गए बात को, यानी कि अभिनय के माध्यम से हम नाटक को प्रस्तुत करते हैं। अब अभिनय भी 2 प्रकार का हुआ, कौन कौन सा देखिए। एक तो होता है आपका कक्षा अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि। अब एक है कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि में क्या होता है आप अच्छे से समझ लेना। कक्षा अभिनय विधि के अंदर जो शिक्षक होता है वो कक्षा के अंदर ही सभी बच्चों को अलग अलग पात्र बांट करके उनसे नाटक की भूमिका करवाता है, ठीक है। यानी कि वो नाटक की तरह ही अभिनय करते हैं एक,
लेकिन आभूषण इत्यादि वगैरह कुछ भी नहीं होता उन पे। जैसे कि वो डेली रोज आते हैं यूनिफॉर्म पहन करके, उसी में करवाते हैं, लेकिन वो अलग अलग पात्र बना देते हैं। जैसे कि किसी को दुष्यंत बना दिया, किसी को शकुंतला बना दिया, किसी को उसकी सखी बना दी, किसी को और कोई जो कण्व ऋषि है वो बना दिया। फिर जैसे जैसे जिसका नंबर आता है उससे कहते हैं कि हाँ आपका नंबर है, चलो बोलिए। तो कण्व का नंबर कण्व बोलता है, दुष्यंत वाला दुष्यंत बोलता है, ऐसे ऐसे। तो इसमें हमने लिखा भी है कि इसमें शिक्षक सभी छात्रों में नाटक पात्रों की भूमिका वितरण करके छात्रों से अभिनय करवाता है। यानी कि सबको अलग अलग नाटक की भूमिका बांट देता है, ठीक है, कि इसको ये शकुंतला का रोल करना है, इसको इसका रोल करना है, इसको इसका रोल करना है, इसको आपको इसको बोलना है। तो ये हो गया हमारा कक्षा अभिनय विधि, यानी कक्षा के अंदर अभिनय करवाया जाता है, लेकिन वो एक सामान्य रूप से होता है, ठीक है। उसमें कोई और तैयारियां नहीं होती हैं, जैसे कि हम मंच पर अभिनय करते हैं, वो एक अलग चीज होती है। तो दूसरा हमारा प्रकार होता है रंगमंच अभिनय विधि। ये है बहुत ही मोस्ट है, रंगमंच अभिनय विधि। इसमें क्या होता है, रंगमंच अभिनय विधि में रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। रंगमंच का मतलब आप जानती है, मंच पर। इसमें छात्रों द्वारा पूरे नाटक का अभिनय रंगमंच पर किया जाता है। यह विधि बहुत ही व्ययकारी है, यानी बहुत ही ज़्यादा इसमें खर्च होता है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि इसके लिए तैयारियां हमें काफ़ी लंबे टाइम से करनी पड़ती हैं, कॉस्ट्यूम्स की आवश्यकता पड़ती है, पूरी वेशभूषा हमें चाहिए, अलग अलग पात्र के हिसाब से हमें सारी चीज़ें चाहिए, मेकअप उसमें आवश्यकता पड़ती है, कपड़ों की जो आवश्यकता हमें पात्र के हिसाब से पड़ती है वो सारी चीज़ हमें चाहिए। और भी हमारे मंच पर कोई भी जैसे कोई विशेष हमारा कोई दृश्य है, उसको दृश्य को दिखाने के लिए हमें और भी कई तैयारियां करनी पड़ती हैं। जैसे हमें कोई पेड़ दिखाना है तो पेड़ का हमें दिखाना पड़ेगा, कोई पहाड़ आपको दिखाना है तो पहाड़ को आपको बताना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हो जाता है। तो आप दोनों को समझ गए होंगे, एक तो कक्षा अभिनय कक्षा में करवा दिया बच्चों को, ठीक है, एक है रंगमंच पर। रंगमंच पूरी तैयारी के साथ में पूरे कॉस्ट्यूम्स वगैरह पूरे जैसे कि आप नाटक टीवी पे इत्यादि पे देखते हैं उसी प्रकार फिल्माया जाता है, उसको उसी प्रकार दिखाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत खर्चा आएगा उसमें। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे अभिनय विधि दो प्रकार की होती है, कक्षा अभिनय विधि और रंगमंच अभिनय विधि। चलिए अगली विधि। फ्रेंड्स अगली विधि की हम बात करते हैं, व्याख्या विधि है। अब व्याख्या विधि जो होती है वो उच्च स्तर के लिए मानी जाती है, सही, क्योंकि सिंपल सी बात है कोई उच्च स्तर पर ही व्याख्या को समझ पाते हैं। तो व्याख्या विधि में सिंपल सी है, क्या है, जो नाटक हम पढ़ा रहे हैं उसको व्याख्या के द्वारा बच्चे को समझा देते हैं टीचर। इसमें नाटक का शिक्षण अध्यापक व्याख्या के द्वारा करवाता है। सिंपल सी बात है, जैसे आप गद्य को व्याख्या से पढ़ाते हैं, किसी श्लोक को व्याख्या से पढ़ाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर नाटक को भी व्याख्या के द्वारा पढ़ा दिया जाता है। सिंपल सी बात है, अधिकतर इसी से पढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसे अगली विधि है हमारी समवाय विधि, ठीक है। समवाय विधि हमारी लास्ट विधि है नाटक की। प्रयोग विधि या संयुक्त विधि भी इसको हम कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है कि समवाय विधि का दूसरा नाम है प्रयोग विधि। इसको हम प्रयोग विधि भी कहते हैं और इसके अलावा संयुक्त विधि भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है समवाय विधि में, देखिए, अध्यापक द्वारा यथाअवसर शिक्षण में सभी विधियों का प्रयोग करना होता है। नाटक शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। यदि प्रश्न आता है कि नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो उसका नाम है समवाय विधि। कौन सी विधि है बच्चों, समवाय विधि। समझ गए अच्छे से। अब समवाय विधि में क्या होता है, यथा अवसर यानी आवश्यकता के अनुसार हमने जितनी भी विधियां पढ़ी हैं उन सभी विधियों का इसमें प्रयोग कर लिया जाता है, यानी सभी विधियों का इसमें प्रयोग हम आवश्यकता के हिसाब से कर सकते हैं। नाटक शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो इसमें कोई खास नहीं है, सिंपल सी बात है जो कि आपको ध्यान में रख लेनी है। तो ऐसे करके फ्रेंड्स हमारी सभी विधियां इसमें पूरी हो जाती हैं। जो भी हमारी नाटक शिक्षण की विधियां हैं कंप्लीट हो जाती हैं, और जो भी फैक्ट थे हमने वो बता दिया आपको। अब हम इसमें मोस्ट बात बता रहे हैं आपको पाठ्य योजना से संबंधित, क्योंकि पाठ्य योजना को लेकर भी प्रश्न आपके आते हैं, चाहे वो आप कोई सी ग्रेड की एग्जाम दे लो, सभी ग्रेडों में यहां से प्रश्न बनता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नाटक के पाठ्य योजना। नाटक की पाठ्य योजना में सबसे पहले कौन कौन से सोपान है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला सोपान हमारा प्रस्तावना का है। तो प्रस्तावना तो आप जानते हैं, प्रस्तावना हम कैसे करते हैं। बीएसटीसी या आपने बीएड की होगी तो उसमें प्रस्तावना आपने बहुत सारी बनाई होंगी। किसी भी टॉपिक की प्रस्तावना निकालते हैं तो उससे संबंधित हमें जानकारी होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। प्रश्न आपके रिलेटेड होने चाहिए, अगले प्रश्न से ऐसे जुड़े रहने चाहिए, उत्तर से प्रश्न बनाना पड़ता है उसमें। तो प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, ठीक है। थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद में हमारा दूसरा आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम उसको कथन करते हैं जिसको आप पढ़ाना चाहते हैं। जैसे मान लो आप किसी नाटक को पढ़ाने वाले हैं तो उद्देश्य कथन आपने प्रस्तावना कर ली, उसके बाद में बच्चों से कहेंगे कि देखिए बच्चे आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको कहेंगे उद्देश्य कथन,
ठीक है, इस प्रकार से उद्देश्य कथन करते हैं। उसके बाद में आपने बता दिया कि हम इसको पढ़ेंगे चौथे अंक को। अब इसके बाद में हमारा तीसरा सोपान है प्रस्तुतिकरण। अब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी हम उस नाटक को प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। कहने का मतलब इसको हम वाचन भी कह सकते हैं, प्रस्तुतिकरण को। अब प्रस्तुतिकरण के हमारे कुछ सोपान हैं, कैसे करते हैं उसमें कुछ सोपान हैं। तो देखिए, सोपान में सबसे पहले हम करेंगे प्रस्तुतिकरण में आदर्श वाचन। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहला काम है आदर्श वाचन, यानी आदर्श वाचन करेगा शिक्षक। शिक्षक उसको आदर्श रूप में उसको पढ़ता है, वाचन करता है उसका। उसके बाद में सेकंड नंबर पे होता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन बच्चों से करवाया जाता है, यानी बच्चों से कहेंगे चलिए बच्चों, जैसे अभी हमने बोला था आप भी बोलिए सभी, चलो बोल के बताओ चलिए। अब हम अनुकरण वाचन करवा रहे हैं बच्चों से, ठीक है। एक एक बच्चे से भी करवा सकते हो आप, समूह में बोल के भी करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर उसके बाद में जैसे आपने अनुकरण वाचन करवा दिया, उसके बाद में हम बोध प्रश्न करते हैं। बोध प्रश्न इसलिए करते हैं, उसमें हम इस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं कि हमें ये पता लग जाए कि बच्चों को कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ये हमें पता लगाना होता है। बोध का मतलब समझ, ठीक है। तो ऐसे हम प्रश्न बना लेते हैं। उसके बाद में यदि कोई दिक्कतें बच्चों को आती हैं, कोई कठिन उनके लिए रहता है, तो उसको हम अगले सोपान काठिन्य निवारण में उनको निवारण करते हैं, ठीक है। आप बोर्ड की सहायता से, चार्ट की सहायता से, या फिर कोई मॉडल की सहायता से आप काठिन्य निवारण कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है। आगे है हमारा विषय वस्तु संबद्ध प्रश्न, यानी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न पूछते हैं हम, यानी भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न भी हम इनको कह सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो विषय वस्तु आपने पढ़ाई है, जैसे कि आपने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाया, तो उससे संबंधित आप प्रश्न करेंगे बच्चों से। जैसे पूछ सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक किसका है, इसमें नायक कौन है, नायिका कौन है, इसमें रस क्या है, ठीक है। ये और भी कोई भी प्रश्न जिसमें से पूछ सकते हैं आप, कई तरह के प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे आप प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद में हमारा अगला सोपान देखिए, ये हमारे सब के सब क्या है सोपान जो आए हैं, अभी प्रस्तुतिकरण के अंदर आ रहे हैं सब। अब प्रस्तुतिकरण आपने कर दिया अच्छे से, यहां तक पहुंच गए हम, विषय वस्तु संबंध प्रश्न भी कर लिए आपने। अब हम बात कर रहे हैं पाठ्याभिनय, ये मोस्ट सोपान है, पाठ्य अभिनय। अब पाठ्य का अभिनय करेंगे हम, ठीक है। अब जो पाठ हम पढ़ा रहे वाले हैं उसका अभिनय करेंगे, इसमें अभिनय करके बताएंगे। तो अभिनय हमने आपसे कहा कि एक तो आदर्श अभिनय होता है। आदर्श अभिनय में शिक्षक जो होता है वही अभिनय करता है सभी पात्रों के, ठीक है। चाहे कोई भी पात्र है उसका अभिनय शिक्षक ही करके बताएगा। उसके बाद में दूसरा एक होता है इसमें भूमिका वितरण, तो एक अगला इसमें कार्य होता है भूमिका वितरण। अब इसमें शिक्षक अलग अलग पात्रों की भूमिका अलग अलग बच्चों को बांट देगा कि चलिए बेटा आपको है ना दुष्यंत का रोल करना है, अच्छा आपको ऐसा करना है, शकुंतला का रोल करना है, आपको भूमिका करनी है, ठीक है। जब शकुंतला का नंबर आए तो आपको बोलना है, ऐसे। तो ऐसे भूमिका वितरण कर देते हैं। उसके बाद में अनुकरणाभिनय। अब इसके बाद में अनुकरण में जो बच्चे होते हैं वो सबके सब अनुकरण करते हैं। पहले शिक्षक बोल के बताएगा, उसके बाद में बच्चे बोल के बताते हैं, उसको कहते हैं अनुकरण अभिनय। यहां तक हो गया। उसके बाद में हमारा अगला सोपान आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न इसलिए किए जाते हैं कि हम उससे पता लगा सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया, जितना हमने सिखाया उतना समझ में आया कि नहीं आया, किसको कितना समझ में आया, ये सब मूल्यांकन में पता लगा सकते हैं, ठीक है, अधिगम से संबंधित। उसके बाद में हम सब ये मूल्यांकन करने के बाद हम बच्चों को गृह कार्य दे देते हैं कि चलिए बच्चों अब आपके लिए काम है, अच्छे से आप घर से करके लेके आएंगे, ये आपका होमवर्क हो गया। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी सुन लो। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य पढ़े हुए को दृढ़ीकरण करना, ठीक है, उसको अच्छे से दृढ़ करना, ठीक है, मजबूत करना, पढ़े हुए चीज को, जो भी आपने पढ़ाया उसको मजबूत करना और बच्चे पढ़ाई से लगातार जुड़े रहें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है गृह कार्य का। तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी। पाठ्य योजना के जितने भी सोपान थे हमने उसको एक्सप्लेन किया एक एक को। अब इसमें एक दो फैक्ट और हैं जो हमने इसमें नीचे लिखे हैं अलग से, चलो उनको हम एक बार देख लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा मोस्ट है इसलिए हमने लिखे हैं। तो देखो यहाँ लिखा है हमने नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। यदि मान लो प्रश्न आता है कि नाट्य शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि रस्ती, तो आपको उत्तर देना होगा समवाय विधि, ठीक है। एक फैक्ट तो ये याद रखना है। इसके बाद में है माध्यमिक स्तर नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। यदि माध्यमिक स्तर पे हम अलग से प्रश्न आता है कि माध्यमिक स्तर पर क्या है, ठीक है, थोड़ा सा आप समझना। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि यदि सिंपल प्रश्न आया तो समवाय विधि होगा, लेकिन यदि पूछ लिया कि माध्यमिक स्तर पर क्या है तो आपको कक्षा अभिनय विधि उत्तर देना है। ये दो अलग अलग हो गई। आगे है साहित्य की प्राचीनतम विधा क्या है। जो भी साहित्य हमारा संस्कृत साहित्य, उसमें नाटक है हमारा प्राचीन विधा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, वो है रंगमंच विधि। रंगमंच विधि, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये अलग अलग प्रकार से यदि पूछे जाते हैं प्रश्न, डिफरेंस रहता है प्रश्नों में, तो आपको उत्तर अलग अलग तरह से देना है। बात आप समझ गए होंगे, इसीलिए हमने इसको अलग से लिख के बताया है।
नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से, जो नाटक शिक्षण के जिसमें सभी उद्देश्य पूर्ण होते हैं, उसकी दृष्टि से हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी कौन सी होगी? रंगमंच विधि। क्योंकि रंगमंच पे सभी तैयारियां होती हैं, हमने आपको पहले बता दिया। रंगमंच बहुत ही एक मतलब बेकारी मानी जाती है विधि। इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, ठीक है, समय बहुत लगता है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है हमें, ठीक है, बहुत सारे हमें कार्य पहले से तैयार करने पड़ते हैं। तो रंगमंच विधि हमारी सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है, लेकिन नाटक शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि समवाय विधि है। माध्यमिक स्तर पर यदि सर्वश्रेष्ठ विधि की बात है तो कक्षा अभिनय विधि है। साहित्य की प्राचीनतम विधा है तो नाटक है। ऐसे करके दोस्तों हमने सारी चीजें आपको बताई। आशा और उम्मीद है हमें पूरी कि इनमें से आपका प्रश्न जरूर बन जाएगा, लेकिन आपको एक बार जरूर सुनना है इसको। लास्ट टाइम में जब भी आप सुने, कभी भी जब भी आपको समय मिले, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा ये कंप्लीट चैप्टर हो जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो वीडियो आपको बताने वाले हैं वो बताएंगे अनुवाद शिक्षण का। तो चलिए आज के लिए पर्याप्त है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।